सोनम जी, 24 सितंबर को हुआ क्या? एक्चुअली आपका वर्जन क्या है? लोग आए और सब आकर प्रार्थना कर रहे थे और उसी बीच एक युवाओं का बड़ा समूह उस सभा में से नारे लगाते हुए बाहर चले गए। कोई किसी के रोकने का कुछ नहीं सुन रहे थे। वो जैसे भूत सवार हो गया था उनको। कोई 15 मिनट बाद खबर आई शहर में बहुत कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं हिल काउंसिल के दफ्तर पे, फिर बीजेपी के। क्या मिस्टर वांगचुक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को झूठ और फरेब से पगा हुआ बता रहे हैं? सच तो नहीं कह सकूंगा। जो एक सिलसिला चल चुका है उनका कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं। युवा वर्ग ने बंद का कॉल दिया था, तो ये सोनम वांगचुक ने नहीं दिया था। इसे गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि वो मुझ पे सारा दोष डाल सकें और मुझे जेल डाल सके। आपके मोहम्मद यूनुस के साथ फोटोज को सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है। वो अगर उसी फोटो पर आप देखें तो फेसबुक का पोस्ट है मेरा 2020 का। अब अगर मैं इस तरह से पोस्ट करता हूं तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं होगी ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम हियर इन इस्लामाबाद। फरवरी 2025 में आपकी ब्रीद पाकिस्तान जो डॉन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आपकी शिरकत को बार बार कोट किया जा रहा है। अब ये बहुत हास्यास्पद है। मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूँ। आप कह रहे हैं चाइना जो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो हम उस पर अगर बात रखते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे जो भाई बहन चरवाहे हैं सीमा पर, उनके चरागे गए हैं। वो अब वहां नहीं ले जा पा रहे हैं अपने बकरियों को जहां वो ले जाते थे। हम अपनी सीमा की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो चीन के साथ फिर हम दोबारा मिल रहे हैं। ये भरोसे के काबिल हमारे पड़ोसी नहीं हैं। क्या कहूंगा, भविष्यवाणी की तरह देख सकता हूं कि आगे चल के लोगों में रोष होगा तो बहुत से जाने जाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगा, जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। 24 सितंबर 2025 लेह लद्दाख में प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र हो गई। बीजेपी ऑफिस को, ऑटोनमस हिल काउंसिल के ऑफिस को और तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, 60 ज़ख्मी हुए। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। दिन जैसे बीतता गया, एक नाम कीवर्ड बन गया, सोनम वांगचुक का। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ सोशल मीडिया पर उनकी संलिप्तता की चर्चा होने लगी। सोशल एक्टिविस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर आरोप लगे कि उनके भाषणों ने वहाँ के लोगों को भड़काया, जिसके बाद प्रदर्शन ने ये रूप लिया। सोनम वांगचुक पर यह भी इल्ज़ाम लगे सोशल मीडिया पर खासकर कि वो पाकिस्तान गए या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से मिले। तो देखिए, इससे उनकी विचारधारा झलकती है। सोनम वांगचुक की मांगें क्या हैं और सोनम वांगचुक खुद पर लगे आरोपों पर, इल्ज़ामों पर सफाई क्या देते हैं, इस पर बात करने के लिए हम सोनम वांगचुक से मुखातब थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सोनम जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि, और इस सवाल को पूछने के पहले कैविएट हम ये भी दे देना चाहते हैं, मतलब जो भी दर्शक हैं, हमने, मतलब मैंने और सोनम जी ने गेस्ट इन द न्यूज रूम के एक पुराने एपिसोड में विस्तार से बात की है उनके जीवन के बारे में, उनके काम धाम के बारे में। ये बातचीत उससे आगे और हालिया घटनाक्रमों पे आधारित है। तो सोनम जी, 24 सितंबर को हुआ क्या? एक्चुअली आपका वर्जन क्या है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे दिल्ली में बैठ के या देश के दूसरे दूसरे हिस्सों में बैठ के तस्वीरें देखी और कहानियां सुनी और खबरें पढ़ी। हुआ क्या था लेह में उस दिन? उससे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो गृह मंत्रालय का सारी जिम्मेदारी मुझ पे डालना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यहाँ युवाओं की मौत हुई है, उनके लाशों पर हमें ये विच हंटिंग का जो सिलसिला है उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये विच हंटिंग मेरे साथ पिछले 1 महीने से हो रही है, इसे भी उसी में शामिल किया जा रहा है। अभी आज हमें युवाओं को मरहम की जरूरत है। उन्हें दोबारा से उनको
प्रोत्साहन देने के लिए, ना कि दोष एक दूसरे पे डाल के, जिससे कि युवाओं में और उनके जो घुटन है वो और बढ़ रहा है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरह के युवा गुस्से में और लिख रहे हैं कि अब हमें और घुटन हो रही है कि दोष भी इस तरह से औरों पे मर रहे हैं और सही जो कारण है उनको नकारा जा रहा है। अब मैं आता हूं आपकी बात पे कि 24 सितंबर को जो हुआ उससे एक दिन पहले की बात ज्यादा जरूरी है। 23 सितंबर को जो लोग अनशन पे थे लंबे समय के लिए, उनमें से दो वृद्ध लोग, वृद्ध तो क्या 62 और 72 के, एक महिला और एक पुरुष, गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाए गए क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे थे। इस पर लोगों का बहुत रोष उठा उनको देखकर, और दूसरा उस पे और ज्यादा जो उनको दुख हुआ वो ये कि उसी के कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से बातचीत के लिए तारीख आई, मगर तारीख था 6 अक्टूबर, जो कि 16 दिन दूर है। अब उन्हें पता है कि ये अनशन पे जो लोग हैं वो जब तक बातचीत ना हो तब तक बैठने वाले थे, तो उन्हें सजा देने के लिए इतनी दूर रखा गया। इससे लोगों का और गुस्सा बढ़ गया, और इन्हीं हालात में जो युवा संगठन है, यहाँ के अलग अलग संगठनों के युवा वर्ग, उन्होंने एक कॉल दिया बंद का। तो उस बंद में 24 सितंबर को बहुत से लोग आए और सब आकर प्रार्थना कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी, प्रार्थना कर रहे थे, भाषण कर रहे थे। और उसी बीच एक युवाओं का बड़ा समूह उस सभा में से नारे लगाते हुए बाहर चले गए। वो शायद हम पे नाराज थे, जो बड़े नेता हैं उन पे वो हमेशा नाराज रहे हैं कि आप लोग सिर्फ शांति बोलते हैं, अनशन बोलते हैं, इस तरह से कुछ नहीं बदलने वाला। तो उस तरह के युवा नाराज होकर वहां से चले गए, और वैसे जाते समय वो 200-300 दिखे। फिर कोई 15 मिनट बाद खबर आई कि ये 2-3 हजार बन के शहर में बहुत कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिल काउंसिल के दफ्तर पे, फिर बीजेपी के दफ्तर पे। ये हमें बाद में सुनाई दी। तो ये किस्सा हुआ उस दिन। ओके। और जब ये सब हो रहा था, आप जैसा कह रहे हैं कि कुछ समूहों ने बंद का कॉल दिया और कुछ समूहों को लगा कि शांति से और अनशन से कुछ नहीं होता है, तो किन समूहों का, किन ग्रुप्स का और किन लोगों की ओर आपका इशारा है? क्या इसको स्पेसिफाई करना चाहेंगे सोनम जी? नहीं, इशारा नहीं, ये साफ बात है। ये जो पूरा अनशन है, हालांकि गृह मंत्रालय ने लिखा है हर जगह सोनम वांगचुक्स मूवमेंट, सोनम वांगचुक्स अनशन, ये लद्दाख के एपेक्स बॉडी का है, जो कि एक सबका सर्वधर्म सभा है, उसका अनशन है। और एपेक्स बॉडी के ही यूथ विंग ने, युवा वर्ग ने बंद का कॉल दिया था। तो ये सोनम वांगचुक ने नहीं दिया था, इसे गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि वो मुझ पे सारा दोष डाल सकें और मुझे जेल डाल सकें, जो कि मुझे मंजूर है, मगर इस तरह झूठ फरेब से नहीं, साफ साफ कह सकते हैं वो। तो ऐसा बंद कॉल युवा वर्ग जो एपेक्स बॉडी का है उनकी तरफ से दिया गया, और लोग बड़े संख्या में आए, और फिर यह हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जिसकी मैं निंदा करता हूं, जिसका मुझे बहुत दुख है। क्या मिस्टर वांगचुक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को झूठ और फरेब से पगा हुआ बता रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं सच तो नहीं कह सकूंगा, क्योंकि वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं, ताकि इस आदमी पे जो एक सिलसिला चल चुका है उनका, कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं, फिर इनको मैंने ये काफी जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना किसी बेल, बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। मैं इसे एक उसी के कड़ी में एक ग्राउंड बनाने की तरह देखता हूं। तो इसलिए अब झूठ फरेब अगर शब्द अच्छे नहीं हो तो ये सच है तो मैं कतई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि
ऐसा कह देना किसी एक का, इससे देखिए आप चतुराई कर रहे हैं मगर समझदारी नहीं कर रहे हैं। यू आर क्लेवर बट वी नीड विजडम एट दिस पॉइंट। लोगों के घावों पे मरहम लगाने की जरूरत है। इस तरह से आप सोनम वांगचुक पे और दोष मढ़ेंगे तो युवा और प्रोवोक आक्रोशित होगा। होंगे। जी जी, इससे और भड़क सकता है। इस समय पे जो भी करें कम करने की कोशिश करें। अब देखिए ना, सिर्फ मुझ पे दोष आना नहीं, जो एपेक्स बॉडी के युवा विंग है उनके सदस्यों को अलग अलग जगह से धर पकड़ कर रहे हैं और एक तरफ हम शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एपेक्स के युवाओं ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैंने ये उनका देखा है कि जब ये अशांति होने लगी वो गाड़ियों पर, आप यकीन मानिए, स्पीकर लगाकर गए उधर लोगों को रोकने के लिए। और हमारे वरिष्ठ नेता थुप्स्तान जी और सेरिंग जी, वो भी गए लोगों को रोकने के लिए। कहते हैं कि उन्हीं पर पत्थर पड़ने का डर था, कोई किसी के रोकने का कुछ नहीं सुन रहे थे। वो जैसे भूत सवार हो गया था उनको। अचानक कहां से 3 से 5 हजार युवा आ गए। ये अजीब सा आक्रोश था जो कभी लद्दाख में हमने नहीं देखा। क्या वो युवा बाहरी थे? क्योंकि एलजी कविंदर गुप्ता का भी बयान है कि जो घायल हैं उनमें से अधिकांश लोग आउटसाइडर्स हैं, कुछ नेपाल के और कुछ डोडा के हैं। सोनम वांगचुक खुद अभी कह रहे हैं कि उनको हमने पहले कभी नहीं देखा जो आए थे। तो क्या दोनों दोनों पक्षों के स्टेटमेंट्स है कि एक यह बात साफ हो रही है कि उस वहां पे लोग बाहरी आए थे? क्या इसकी संभावना है? नहीं नहीं नहीं, इसे अच्छी तरह समझना होगा। बाहरी लोग भी इस पथराव और गोलियों के जद में आ गए। कोई गए नहीं थे वहां से, शायद आ जा रहे थे। एक तिब्बती महिला थी, उनका कोई लेना देना नहीं है। डोडा से जो बेचारे मजदूर हैं उनका कोई लेना देना है। वो इसमें जद में आ गए जिसे कहते हैं, ऐसा हुआ है। वरना ये थे लद्दाख के ही युवा। देखा नहीं है का मतलब ये है। आपको मैं और एक बात बताऊं कि आज से पहले या कल से पहले लद्दाख के युवा पीढ़ी पर बड़ा शिकायत था लोगों का कि ये बहुत मतलबी हैं, अपने नौकरियों के पीछे कमरों में घुसे रहते हैं इंटरव्यू देकर, और कभी अनशन में, आंदोलन में नहीं आते हैं, शांतिपूर्ण अनशन में भी, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं सरकार भी तो उनका वीडियो लेते हैं, कैमरा फोटोज लेते हैं और फिर उन्हें नौकरियों में हिरासा करते हैं, हैरेस करते हैं। तो इसलिए वो डर के अंदर बैठते हैं, ऐसी शिकायत थी। कल अचानक वो जो सब कमरों में बैठ के पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना सारा डर फेंक दिया और बाहर सड़क पे आए। तो ये बाहर के नहीं थे, बिल्कुल लद्दाख के ही युवा थे जो बेरोजगार थे 5 सालों से। अब मैं आपको बता रहा हूं असली वजह क्या थी, जिसको लोगों को भी, सरकार को भी मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से कि आप जो जड़ है, रूट कॉज है, उसे समझिए और उसका हल कीजिए। सब कुछ हल हो जाएगा, वरना ये और शोला भड़कता रहेगा। तो 5 से 6 सालों से युवा यहाँ पर बेरोजगार है। भारत में नंबर 2 पर बेरोजगारी है लद्दाख की। और फिर उनके जो अरमान हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें भी काट दिया गया है यूटी बनने के बाद। जो 6वें शेड्यूल का वादा किया था पिछले इलेक्शन में, वो अगला इलेक्शन आ गया और पूरा होते नहीं दिख रहा। तो उनमें बहुत आक्रोश था इन सब का, जो निकल कर बाहर आ गया कल। ओके सोनम जी, मैं युवाओं की जो शिकायतें हैं और आपका जो अनशन है, जो आधार है, मैं उस पर 2 मिनट बाद आऊंगा। लेकिन पहले मैं गृह मंत्रालय के जो आरोप है मैं उनको स्पेसिफाई कर दूं। जी 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 और खासकर जो सोशल मीडिया पे बहस हो रही है उससे आप वाकिफ जी होंगे, क्योंकि जी। हर सारे पोस्ट में आपको टैग भी किया जा रहा है। आपके भाषणों को और आपके स्पीचेस को आधार बना के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इनकी वजह से भीड़ उग्र हुई और प्रोटेस्ट साइट से उठकर गई और भीड़ ने हिंसक रूप लिया। और इसके अलावा आपके कई सारे वीडियोस और कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट को कोट किया जा रहा है। आपके मोहम्मद यूनुस के साथ फोटोज को सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है। आप फरवरी 2025 में आपकी ब्रीद पाकिस्तान जो डॉन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आपकी शिरकत को बार बार कोट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक
के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन राष्ट्र विरोधी हरकतों में शामिल थे। सोनम वांगचुक जेनजी को भड़का रहे थे। एमएचए ने तो अपने नोट में यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी का एजेंडा तो पहले से था और उसके लिए बात की ही जा रही थी। और आप पर यह भी इल्जाम है कि नेपाल जेनजी के साथ साथ आप साल 2010 वाले अरब स्प्रिंग स्टाइल वाले प्रोटेस्ट को भी भड़काने का प्रयास कर रहे थे। जी, इतने मैं सारे आपका एलिगेशंस हैं आपके पास, बारी क्या बारी कहेंगे आप? जवाब दूं? प्लीज जी सर, जी प्लीज जी। प्लीज। आपने पहले तो मोहम्मद यूनिस का कहा। वो अगर उसी फोटो पर आप देखें तो फेसबुक का पोस्ट है मेरा 2020 का। अब अगर मैं इस तरह से पोस्ट करता हूं तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं होगी ना। 2020 में मैंने पोस्ट किया। और 2020 में मोहम्मद यूनुस कोई कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं थे। वो एक नोबेल प्राइज विनर, एक अर्थशास्त्री और सोशल रिफॉर्मर थे दुनिया के। तो मैं जिस देश भी जाता हूं वहां के नामी लोग, मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे मिलने आते हैं। और मुझे उनसे बहुत सीखना था कि ग्रामीण बैंक, उन्होंने जो आर्थिक अ, एक तरह का क्रांति लाया गांव में, वो कैसे लाया। तो इस तरह से वो मेरे मित्र बने तब। तो वो तस्वीर है। उस समय तो कोई भी भारतीय अगर मैं यूनुस जी से मिलते तो वो बहुत ही खुश होके आते, फोटो लेते। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं उसे हंस के टाल देता हूं। जहां तक आपने कहा पाकिस्तान जाने का, अब ये बहुत हास्यास्पद है। ये बेशक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस था, मगर यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें ब्रीथ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है उसका किया जाए, इस पर चर्चा थी। और आप यकीन मानिए, और उसके रिकॉर्ड्स हैं, आप देखिएगा, मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं उनके स्टेज से। बल्कि मुझे वहां पे फटकार तो नहीं कहूंगा, लोग बहुत हैरान होके पूछने लगे, आपने तो यहाँ आकर मोदी जी की तारीफ की हमारे मिनिस्टर्स के सामने। प्राइम मिनिस्टर उस दिन नहीं आ पाए थे, मिनिस्टर्स के सामने तारीफ की। लोग बहुत हैरान थे। उसमें मैंने मोदी जी के जो पर्यावरण के कदम उन्होंने लिए, जैसे मिशन लाइफ है, उनकी भारी भारी बुरी बुरी प्रशंसा की। तो ये बिना देखे उन्होंने इसका ये कहने में लगा दिया कि सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए। तो जाके उन्होंने क्या किया वो जरा देखिएगा, फिर आप एक समझदार नागरिक की तरह वो कीजिए। मुझे तो इस पे इनाम मिलना चाहिए कि इस्लामाबाद राजधानी में जाके वो भारत की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है। अब ये जेनजी की जो बात कही आपने, और अरब स्प्रिंग की, ये जो अरब स्प्रिंग वाली बात थी, ये कोई महीनों पहले मैंने ये कहा था कि मैं क्या कहूंगा, भविष्यवाणी की तरह देख सकता हूं कि आगे चल के लोगों में रोष होगा तो बहुत से जाने जाएंगी। इससे बेहतर है कि मैं मुझ एक की जान जाए, चाहे वो सेल्फ इमोलेशन से ही जाए। मैं या तो जल के मरूं या भूखा मरूं, मगर मैं लद्दाख को अपने हक दिला के मरना चाहूंगा। तो वो कहीं से ढूंढ के निकाल के पुरानी बात, गड़े मुर्दे खोदना जिसे कहते हैं, वो लाके आज कोट कर रहे हैं। वो हुआ पुरानी बात। जेनजी की जो बात है वो इस हादसे के बाद, पता नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं थी ये, मैं वैसे युवा पीढ़ी बोलता हूँ, जेनजी बोलता नहीं हूं। मगर जो ये युवा थे वो खुद को जेनजी बोलते हैं, तो कभी कभी मेरे मुंह से भी यही शब्द निकलता है जब वो खुद को युवा या जेनजी बोलते हैं। तो कल एक अपडेट में मैंने ये कहा कि लद्दाख में ऐसे हिंसा हो रही जिसकी मैं निंदा करता हूं, मगर अचानक ये जेनजी रेवोल्यूशन जैसा यहां पर भी हो रहा है, ऐसा सिर्फ मेरा जिक्र था। वो हादसे के होने के बाद था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके वजह से हादसा हो गया। वो मैं उसे वर्णन कर रहा था कि ये उस तरह का सा हो गया अचानक से। तो ये मैं आपको सफाई दे देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर आपकी वीडियोस की बात हो रही तो एक वीडियो बार बार कोट हो रहा है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि अ, अगर हम चाइना जो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो हम उस पर अगर बात रखते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। आप इस आशय की बातें कह रहे हैं उस वीडियो में।
मैं उस वीडियो का, इस तरह के वीडियोस का कंटेक्स्ट और लद्दाख में चाइना के अधिग्रहण के जो क्लेम्स हैं आपके, उसके बारे में आपसे चाहता हूं कि थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। देखिए, ये चीन का जो अतिक्रमण है ये बहुत ही अजीब सा बन गया है मसला। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और निगल भी नहीं सकते हैं, उगल भी नहीं सकते हैं, निगल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे जो भाई बहन चरवाहे हैं सीमा पर, उनके चरागे गए हैं। वो अब वहां नहीं ले जा पा रहे हैं अपने बकरियों को जहां वो ले जाते थे। ये सच्चाई है। आप अगर जाएंगे वहां तो वो दिखा देंगे। पहले हम उस पहाड़ी तक दूर का दिखाएंगे, वहां तक बकरी चराने ले जाते थे, आज हमें यही जाना, उससे आगे जाने नहीं दिया जाता है। अब जैसा मोदी जी कहते हैं कोई अंदर नहीं आया, वो भी गलत नहीं है, तकनीकी तौर पर गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत की जमीन में घुसकर जमीन नहीं लिया। भारत और चीन के बीच का जो नो मैन लैंड था, जो बफर था, उसको उन्होंने ले लिया और अब हमें नए बफर बनाने पड़ रहे हैं। तो हमारा जमीन चीन में गया ना भी कहें, ठीक होगा वो, मगर बफर में गया है, यानी कि हमारे काम नहीं आएगा। हमारे चरवाहों को तो जैसे भी आप वर्णन करें नुकसान हुआ ना, चाहे खरबूजा छुरे पे गिरे या छुरा खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा है। तो इन चरवाहों की जमीनें गई हैं, मगर जब हम कहते हैं कि गई हैं तो हमें देशद्रोही कह दिया जाता है। अब सबसे ज्यादा दर्द लद्दाख के लोगों में यह है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। भारत में होने पर लद्दाख के लोगों ने ये भरोसा समझा था कि भारत हमारे चरागों को, हमारे जमीनों को सुरक्षित कर पाएगी। वो जब नहीं होते दिख रहा है तो वो अपने मन की बात जब सुनाते हैं तो फौजी उन्हें अंदर धकेल देते हैं और फिर मेरे जैसे लोगों को देशद्रोही बोल देते हैं। फिर हम कहें तो कहाँ कहें? ये सच है। ये सच नहीं है कि चीनी अंदर घुसाए, मगर ये सच है कि हमारे चरवाहे अपनी बकरी वहां नहीं ले जा पा रहे हैं जहां वो सदा से ले जाते आए हैं। तो सोनम वांगचुक को क्या लगता है कि ये दिक्कत सॉल्व कैसे होगी? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा तब सॉल्व होगी, या सिक्स शेड्यूल लागू होगा तब सॉल्व होगी, या उनके पास कोई अन्य तरीके भी हैं? अपने अपने रास्ते सुझाएं सोनम वांगचुक। वैसे तो जैसा यहाँ की मांग रही है, यहाँ के लोगों की, सोनम वांगचुक नहीं, केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ऑफ ले, जो कि पूरे लद्दाख के लोगों का नेतृत्व करती हैं, उनकी मांग यही रही है कि स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल वो जिसका हाल के सरकार ने खुद वादा किया था, ये लिखित में है पहले बिंदु पर। और स्टेटहुड वो जो हम सोचते हैं हमारे भी नसीब होना चाहिए, लोकतंत्र जो आपके है, आप सबके है। तो ये दो अगर हो जाते हैं तो बिल्कुल बहुत कुछ हल हो जाएगा और लद्दाख के लोग फिर खुशी से, और अगर यही सरकार, मुझे किसी पार्टी से कोई ना नफरत है ना प्यार है, अगर बीजेपी हमारी ये मांग पूरी करती है तो मैं तो हर बार हर पॉडकास्ट में बोलता हूं, मैं जीवन भर उन्हें ही वोट दूंगा अगर वो लद्दाख की ये मांग भी पूरी करते हैं। मगर वो नहीं कर रहे हैं। हमारा बहुत हम चकित हैं कि क्यों वादा किया, अगर नहीं देना था तो किया क्यों? तो हमें लगता है कि जब वादा किया वो सच में देना चाहते थे। जब 2019 और 20 में मैनिफेस्टो में रखा और आकर वादे किए भारी सभाओं में, तो वो सच में देना चाहते हैं। उस बीच उन पर औद्योगिक गुटों का बहुत बड़ा दबाव पड़ा कि अगर आप लोग इनको ये सब अधिकार देते हैं भूमि का, तो फिर हमारे लिए क्या रहेगा। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े चरागे कॉरपोरेट्स को, सोलर कंपनियों को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी के सरकार को ये भी खटक रहा है कि अगर वो ये दे दें तो फिर वो नहीं कर पाएंगे जो उनके शायद कंपनियों के लिए वादे हैं, जिससे कि उनके चुनावों के खर्चे चलते हैं। तो इसमें लद्दाख पिस रहा है। इससे हम चाहते हैं कि देश के सभी नागरिक हमें बचाएं, हमारा साथ दें, क्योंकि जब उद्योगों के दबाव होता है सरकार पर, तो नागरिकों का भी अगर विपरीत दिशा में दबाव हो तो फिर वो कहते हैं ना, टू फोर्सेस कैंसल, एक्शन एंड रिएक्शन कैंसल। तो सरकार एक संतुलित
फैसला कर पाएगी, अगर जैसा कॉरपोरेट का दबाव है वैसा ही लोगों का। हम तो 3 लाख मुट्ठी भर लोग हैं, आप सब भारत भर से अगर हमारा साथ दें और दबाव डालें कि आपने वादा किया है तो आप पूरा कीजिए। ये एक अच्छे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल को, सबसे दुनिया की बड़ी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देती कि आप वादे करें फिर उसे तोड़ जाएं और हाथ धो के चले जाएं। सोनम वांगचुक का इस आरोप से भी सामना होता रहता होगा आपका, कि ये एक आरोप बार बार आप पे लगता रहा है कि आप एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में आपके पीछे कुछ लद्दाखी होटेलियर्स और ट्रैवल एजेंसियां लग गई हैं, आपको बैक कर रही हैं। ये एलिगेशन आप पे लगता रहा है कि इस वजह से आप उनके इन्फ्लुएंस में इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग कहते हैं। आप जब इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं उस पर? नहीं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहली बार सुना है कि होटेलियर्स मुझे बैक करते हैं। मैंने कभी उनको मेरा बैक करते नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि वो सपोर्ट करें, जैसे हम कहते हैं कि आप लोग होटेलियर्स इन अनशन द में। सेंस टूरिज्म इंडस्ट्री से मेरा आशय था। जी प्लीज कंटिन्यू। ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता आप किस स्रोत से बात कर रहे हैं, मगर ऐसा कोई हमें समर्थन, खास समर्थन नहीं मिलता। बल्कि शिकायत रहती है कि यहाँ के युवाओं की, यहाँ के जो अनशन में आते हैं, कि हम गरीब लोग अनशन पे बैठते हैं सेफ गार्ड्स की, और सच में उसका फायदा लेते हैं अमीर होटेलियर्स और ट्रैवल एजेंसीज, जो कि इन अनशनों में आते तक नहीं हैं। तो ऐसा कोई समर्थन हमें खास नहीं मिला, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है जो आप कह रहे हैं। शायद कहीं से कुछ और बुना जा रहा होगा कि हमारे खिलाफ जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, तो मुझे नहीं इसका ज्ञात। ओके, जैसे जिन तरह की मांगों की आप बात कर रहे हैं सोनम जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो आपकी मांगे 6 शेड्यूल अगर लागू कर दिया जाए तो उससे भी तो पूरी हो ही जाएंगी, और हिल काउंसिल मिल जाएगी आपको। उसके साथ ही स्टेटहुड चाहिए, या 6 शेड्यूल से भी आपका काम बन जाएगा, आपकी मांगे, बुनियादी मांगे पूरी हो जाएंगी? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अग्री। 6 शेड्यूल जो है वो जिले के स्तर पे मिलता है, और उसका हमें हक इसलिए है कि भारत की संविधान में जनजातीय लोगों को जहां बहुलता हो, 50% से भी ज्यादा हो, यहाँ पर 97% जनजातीय प्रजातियां हैं, इसलिए इनका अधिकार बनता है। और इसीलिए शायद उन्होंने वादा भी किया, तो इसलिए वो चाहते हैं वो जिले का संरक्षण ही हमें दे सकते हैं। आपको ये मैं बताऊं, इस तरह से लद्दाख के विकास के लिए केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए सालाना आते हैं, जिसमें से ये जो 6 शेड्यूल के काउंसिल्स खर्च करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 500 और 500 करोड़, वैसे तो 300 हैं, 600, आगे जाके 500 हजार करोड़ उनके हाथ में आएगा। बाकी जो 4-5 हजार करोड़ हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति उस पर निर्णय करते हैं, वो एलजी लद्दाख है। तो ऐसे में यहाँ की जरूरतें क्या हैं उसको न समझने वाला कोई नया आदमी हर बार गलतियां करके जाए, और जिनको यहाँ रहना है उनका कोई अधिकार ना हो, कैसे वो इसका विकास खुद करें, ये तो इंसाफ नहीं होगा। और यहाँ जो भी 6 शेड्यूल के काउंसिल्स हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के नीचे आते हैं। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनका भी अधिकार हो कि वो फैसले करें और ब्यूरोक्रेट्स उनका कार्यान्वयन करें। यहाँ पर उल्टा है। ओके, सोनम जी आप इस तरह के भी इल्जाम सुन रहे होंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट में और खासकर इस पूरे शराजे में कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस के काउंसलर की बात हो रही है। आप इसमें सीआईए के रोल के बारे में थ्योरी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे। लोग डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, लोग जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट की कारस्तानी है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इस समय इंडिया और चीन में थोड़ी सी रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट आती हुई दिख रही है, इसलिए ये अनरेस्ट ऑर्केस्ट्रेट किया गया है बीते लंबे समय से। कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके और ट्वीट वगैरह करके भी तमाम चीजें लिख दी हैं और बोल दी हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? जी, पहली बात तो जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख
जिसका मैं हिस्सा हूं और जो ये आंदोलन चला रहे हैं, वो हमेशा से अपॉलिटिकल रही है, अराजनीतिक रास्ते पे चली है। पहले उनके चलने का तरीका था कि बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी को, सबको साथ लें। बाद में बीजेपी खुद से बाहर निकल गई 2 साल पहले लगभग, तो थोड़ी सी असंतुलन हो गई। तो इस बार हमारे चेयरमैन साहब ने कांग्रेस को भी बाहर निकाल दिया, कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि जरा भी पॉलिटिकल इसका रंग लगे, तो आप भी कृपया निकल जाइए जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते, ये मांगे आगे नहीं बढ़। तो कांग्रेस तो एपेक्स बॉडी से ही निकल गए, तो ये नहीं कह सकते हैं कि एपेक्स में ही पॉलिटिक्स का रंग है। अब दूसरी बात, आपके जो कल कुछ पत्रकारों में उनके प्रवक्ता ने कहा है कि इसमें स्टेट CIA नहीं कांग्रेस कांग्रेस की पे बात कर रहा हूं अभी, कि इस कल के हिंसा में कांग्रेस के काउंसिलर्स अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने कुछ फोटो भी दिखाए, संबित पात्रा जी ने। आपको ये बताऊं, और उन्हें भी थोड़ा लज्जा होनी चाहिए, कि आज ये साबित हो रहा है कि वो कोई और थे, वो बिल्कुल वो काउंसिलर नहीं थे, कोई और थे। शायद उनके रिश्तेदार थे जो उनसे लगते एक जैसे हैं, मगर इसकी पूरी पुष्टि की मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं 10 बार पता कर चुका हूं कि इससे पहले कि किसी को कहूं। तो ऐसे कांग्रेस पर इल्जाम दे के स्केप गोट बनाकर अपना हाथ धो लें, सोनम वांगचुक पर लगाकर हाथ धो लें, इससे ये मामला सुलझेगा नहीं और उलझेगा। क्योंकि युवा में अब एक नया भड़ास होगा कि देखो, एक तो हम पे जुल्म, और उसके बाद इस तरह से वो उलझा रहे हैं लोगों पे दोष डालकर, हमारे ही लोगों पे बोल के। तो ये ना करें। और फिर ये, अब इसका तो मैं क्या कहूं, ये डीप स्टेट और ये सोरोस और ये चाइनीज फंडेड, मतलब मैं इस पे कुछ कमेंट करूं ये भी छोटापन मुझे लगता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी कमेंट करते हैं कि एक ही सांस में बोलते हैं, आप CIA के एजेंट हो, आप चाइनीज एजेंट हो। अब आप समझ सकते हैं, CIA और चाइनीज एजेंट्स दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तलवार निकालकर। और दोनों के एजेंट हम कहां से हो सकते हैं? सोरोस का मैंने नाम तक नहीं सुना था कुछ 1-2 साल पहले तक। तो ये डीप स्टेट, ये सब एक तरह का अच्छा तरीका है कि लोगों का जो डर है उसको किसी और जगह पे निकाल दीजिए। ये अच्छी कूटनीति हो सकती है, मगर फिर कहता हूं, चतुराई बहुत अच्छी है, समझदारी नहीं है। इस तरह से आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अच्छा होगा कि लोगों से सच्चाई पर रिश्ते बनाएं, तो आप हमेशा दिल में रहेंगे लोगों के। वो ये बोलते हैं आपके आलोचक और आपके क्रिटिक कि सोनम वांगचुक अगर डीप स्टेट पे कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या उनकी क्या राय है, ये इससे पूछ के पता चल जाएगा, ये पूछ के पता चल जाएगा कि वो इंडिया चाइना के बीच चल रही ताजा बातचीत पे क्या सोचते हैं, कितने होपफुल हैं इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस को, जो पनप रहे ट्रेड रिलेशंस है उसको देखते हुए। तो वो इस तरह के कमेंट है कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों पे? देखिए, मजबूरी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया हो सकता है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो चीन के साथ फिर हम दोबारा मिल रहे हैं। ये भरोसे के काबिल हमारे पड़ोसी नहीं हैं। ये हमें पहले भी धोखा दे चुके हैं, आगे भी धोखा देंगे। और सिर्फ अमेरिका ने कुछ पागलपन दिखाया, उसके वजह से हम उस दुश्मन के गोदी में जा बैठे जो कि और ज्यादा बड़ा दुश्मन है, नंबर 1 हमारा दुश्मन है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं मोदी जी के बहुत से कामों को सराहता हूं, मगर कोई भी लद्दाखी इससे खुश नहीं होगा कि भारत अमेरिका से दूर होके अब चीन के गोदी में। ये आपको इससे भी बड़ा धोखा देंगे। ट्रंप ने तो दिया होगा धोखा, मगर 10 गुना धोखा देंगे वक्त आने पे, और इसका हमें खामियाजा लद्दाख में भुगतना पड़ता है। हमने 62 के युद्ध में झेला है इसे। यहाँ बहुत लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, वो सैनिक के तौर पे हो या असैनिक स्वयंसेवी जो युद्ध के मैदान में जाके मेहनत करते हैं, मदद करते हैं।
तो लद्दाख का कोई भी आदमी इससे खुश नहीं होगा। मैं फिर कहूंगा कि आप स्थिरता रखिए। ट्रम्प जैसे लोग आएंगे चले जाएंगे, हमें दुश्मनों के खेमे में जाके उनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। भारत की अपनी एक छवि है, अपनी एक साख्त है दुनिया में, उसे हमें बनाए रखना होगा। हम एक दुनिया के स्तंभ हैं, हम कोई ऐसे छोटे मोटे देश नहीं हैं जो कभी इधर कभी उधर चले जाएं मौका देखते हुए। तो मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के साख को बनाए रखें। सोनम जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाले दिनों में लद्दाख में क्या होगा और आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक क्या करेंगे, प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में शांति तो आए और आएगी ही, क्योंकि ये हिंसा ज्यादा नहीं चलता है, वो लोगों का बड़ास था निकल गया, अब शांति आएगी। और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि केंद्र सरकार भी इस पर गौर करें। अब तो इसे और संजीदगी से लें, सीरियसली लें, और लद्दाख का जो मांगे हैं, जो उनका क्या कहेंगे आप, जो वो मेरिट करते हैं, डिजर्व करते हैं, वो आप दें। जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, मैं ये देखता हूं कि आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, उसे स्केपगोट बनाया जाएगा, उस पे और इल्जाम लगाए जाएंगे। आखिर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का काला कानून मुझ पे लगाया जाएगा और मुझे जेल भेजा जाएगा। मैं उसकी आजकल तैयारी में हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं जेल भी जाऊंगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो, खुले में बैठा बातचीतों में सहभागी होता सोनम वांगचुक से ज्यादा। तो मैं तो किताबें लिखना चाहूंगा जेल में, उनकी तैयारी कर रहा हूं। बाकी जो किस्मत में है, जो आगे आने वाले दिनों में है, मैं उसे कबूल करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। क्या केंद्र से मुलाकात करेंगे आप 6 अक्टूबर को? आप केंद्र से आप मुलाकात करेंगे क्या? 6 अक्टूबर को आप कहाँ पे होंगे? क्या इसके बारे में कोई एक हल्की फुल्की भी प्लान या कोई हल्का फुल्का भी विचार आपके मन में? देखिए, आपको शायद ये नहीं पता है, 6 अक्टूबर को जो बातचीत के लिए बुलाया गया, उसके लिए मुझे 2 महीना पहले एपेक्स बॉडी में बुलाया गया, न्योता दिया गया एपेक्स बॉडी के पूर्ण सदस्य के रूप में, एक रेजोल्यूशन पास करके। फिर भी गृह मंत्रालय ने दबाव डाला कि सोनम वांगचुक नहीं हो सकते हैं उस बातचीत में। तो उन्होंने ये कंडीशन रखा कि बातचीत चलेंगे अगर सोनम वांगचुक नहीं हो। तो ये थोड़ा सा लद्दाख के लोगों में और खासकर एपेक्स बॉडी में ये है कि आप कैसे ये डिक्टेट करते हैं, हम किसे लाएं वो तो हम पे कम से कम छोड़ दीजिएगा। फिर भी मैंने ये कहा कि अगर इससे बातचीत आगे बढ़ती है तो मैं पीछे हट लूंगा, मैं बाहर ही रह लूंगा, आप लोग अच्छे से बातचीत कीजिए। तो 6 अक्टूबर को मैं बातचीत में तो नहीं होऊंगा, शायद जेल में जरूर हूं। तो ये थे सोनम वांगचुक, खुद पर लगे इल्ज़ामों का जवाब देते हुए और अपनी मांगों और अपनी बातों को सामने रखते हुए। आप स्वतंत्र हैं, अपनी राय बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।